तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? होप करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज कुछ नया देखते हैं। नया का देखते हैं? आज कुछ नया देखते हैं। आज हम देखते हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आहा हा हा हा। हो, मजा आएगा, मजा आएगा। वैसे तो आप लोग पढ़ ही चुके होंगे, सबको इसके बारे में पता भी होगा, सबको इसकी चीजें भी समझ में भी होंगी। बट एज इट इज हम इसको स्टार्ट करते हैं, और ताकि हम इसके एक बेसिक स्ट्रक्चरिंग को समझ पाएंगे, इस चैप्टर से थ्रू आप चीजों को समझ भी पाएंगे और जान भी पाएंगे, और क्या क्या इसके इम्पैक्ट हैं, क्वेश्चंस के क्या क्या चीजें हैं। एक मिनट रुको यार, पहले हम इसको सेट कर ले। राजा जी, सेट हो गया, हाँ। चला। तो ऐसा है बेटा कि ये जो भी आपके नोट्स हैं, मैं हमेशा बता दिया था कि जो सीयूटी का पेपर होगा, ऑब्वियस सी बात है, इसमें एनटीए आपको कहाँ से देती है? आपको भैया देगी एनसीईआरटी से। ठीक है? तो जो भी मेरे, अगर मैं नोट्स कोई भी पढ़ा रहा हूँ, अनलेस एंटिल वो किताब से है या ना हो, अगर वो किताब से होगी तो किताब का फॉर्मेट में वो रहेगा ही रहेगा। अदरवाइज दूसरे किसी अगर फॉर्मेट में आता है, यानी नोट्स के पीडीएफ के फॉर्म में आएगा, तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो नोट्स से ही मेरे आएगा, और कहीं से नहीं आएगा। वो एनसीईआरटी के नोट से ही आएगा, और कहीं से नहीं उसको पढ़ाया जाएगा। ठीक है? आइए शुरू करते हैं। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहली बात तो है कि मैनेजमेंट के बारे में जान लीजिए। व्हाट इज मैनेजमेंट? तो भाई एक सीधा सीधा फैक्टर इन्होंने कहा कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट गेटिंग डन थ्रू अदर। भाई मैनेजमेंट एक आर्ट होता है जिससे हम दूसरों से करते हुए सीखते हैं। अब ये कैसे सीखते हैं, इसको हम आइए बताते हैं कि आप कैसे किसी दूसरे से किसी काम को करना सीखते हैं। आइए देखिए कैसे सीखते हैं आप। अरे चले जाओ, काहे नाटक बतिया जाए हो? देख लो कितना गुच्चा दिला रहा है हमको। नहीं जाएगा, किसी आ गया हमसे। देखो, एक सीधा सीधा इन्होंने बोला कि भाई मैनेजमेंट जो होता है, इन्होंने कहा कि कोई एक आर्ट हो। भाई ये क्या है? ये एक तरीके का आर्ट है जो हम किसी दूसरे से सीखते हैं। ठीक है? किसी डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव है, किसी दूसरे से सीखते हैं। ठीक है? कोई दूसरा आदमी होगा, इससे हम इस आर्ट को सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? आप इसको हर जगह देख सकते हैं। आप इसको हाउस होल्ड में देख सकते हैं, अपने घर में देख सकते हैं, आप हॉस्पिटल्स में देख सकते हैं। ठीक है? आप स्कूल्स में देख सकते हैं। ठीक? आप हर जगह मैनेजमेंट को देख सकते हैं। भाई बिना मैनेज किए हुए आपका ना घर चल पाएगा, ना हॉस्पिटल चल पाएगा, ना स्कूल चल पाएगा, ना कोई इंस्टीट्यूट चल पाएगा। ना कोई इंस्टीट्यूट चल पाएगा, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन चल पाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, हमको क्या करना होगा? हमको मैनेजमेंट जो है वो करना पड़ता है। वो करना पड़ता है। आपके घर में आपकी मम्मी है, ठीक है? आपकी मम्मी है, वो क्या करती हैं? घर को मैनेज करती हैं ना। ठीक है? पापा का क्या? पापा का तो एक सिंपल सा काम है, पैसा कमा के घर पे ले आना। बट वहां पे मैनेज कौन कर रहा है? आपकी मम्मी कर रही है। ठीक है? तो कहने का मतलब क्या हो गया कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक करने की कला है जो हम दूसरों से सीखते हैं। इवन हम अपने घर में भी सीखते हैं, हम बाहर भी सीखते हैं, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी सीखते हैं। तो मैनेजमेंट का ये मतलब हो गया। अगला पॉइंट आपसे कहा है कि इफिशियंसी और आपकी बात है यहाँ पे इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस में। यहाँ दो चीजें हैं, दो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिन पे आपको ध्यान रखना है। एक ये जो सी दिख रहा है, और एक जो ये टी दिख रहा है। इन दोनों को ही पकड़िएगा, इन दोनों से ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते हैं। सी से याद रखिएगा, सी से मतलब कॉस्ट, और टी से याद रखिएगा जिसको हम कहते हैं टाइम। टी से याद रखिएगा टाइम, और सी से याद रखिएगा कॉस्ट। बात समझ में आई? आइए फिर से समझाते हैं, समझिए इसको। टी से याद रखिएगा टाइम को, यहां पे आपको इफेक्टिवनेस में टी दिख रहा है, और सी से याद रखिएगा कॉस्ट को, आपको इफिशियंसी में कॉस्ट दिख रही होगी। कहने का तात्पर्य हो गया कि मैनेजमेंट का ओवरऑल काम क्या होता है, किसी भी चीज को मैनेज करने का तरीका क्या होता है कि विद इन अ टाइम और एक मिनिमम कॉस्ट पे उस काम को कंप्लीट कर लेना। मिनिमम टाइम पे, एक मिनिमम टाइम पे जो आपका जो थ्रेशोल्ड है, उस थ्रेशोल्ड के अंदर उसको काम करना, और उसकी कॉस्टिंग भी बहुत कम होनी चाहिए। मेरी बात को समझो। रात का टाइम तुम्हारा खाना बच जाता है, रात के टाइम तुम्हारा खाना बच गया, ठीक है? रात के टाइम तुम्हारा खाना बच गया, तुमको स्कूल जाना है, सुबह तुम्हारे पापा को ऑफिस जाना है, स्कूल जाना होगा। तुमने घर में देखा होगा कि मम्मी रात में तुम्हारे पास जो आटा बचा, सब्जी बचा, या कुछ भी बचा, मम्मी उसको निकालती हैं और सुबह एक ब्रेकफास्ट तैयार करती हैं। सुबह एक ब्रेकफास्ट तैयार करती हैं। विद इन अ 15 मिनट ऑफ अ टाइम, 15 मिनट के अंदर आपके घर ब्रेकफास्ट तैयार हो जाता है। रात के बचे हुए खाने का इस्तेमाल सुबह हो गया। अब यहां आपने, मम्मी ने देखो क्या किया, एकदम मैनेज किया। कैसे मैनेज किया?
इस 15 मिनट में घर में 2 से 3 लोगों का भोजन तैयार हो गया, विथ किससे? लेफ्ट ओवर से। जो भी तुम्हारे पास बचा हुआ था उस लेफ्ट ओवर का इस्तेमाल कर लिया, माता जी ने उसका खाना एक तैयार कर दिया। तो मैनेजमेंट यही हमको सिखाता है कि हम क्या करें, हम एक मिनिमम कॉस्ट में, मतलब कि मिनिमम कॉस्ट में कॉस्ट बहुत कम हो, और एक मिनिमम टाइम के अंदर जो थ्रेशोल्ड है हमारा, उस टाइम के अंदर हम उसको कंप्लीट कर सकें। माता जी चाहती तो 2 घंटे के अंदर खाना ब्रेकफास्ट तैयार करती, उन्होंने 15 मिनट में क्यों बना लिया भाई? क्योंकि उनको मैनेज करना आता है। क्योंकि भाई तुमको स्कूल जाना है, तुम्हारे पिताजी को ऑफिस जाना है, तुम्हारे बड़े भाई को कॉलेज जाना है, तुम्हारी बड़ी दीदी को ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है। तो उन्होंने एक मिनिमम टाइम में उनके पास जो रिसोर्सेस थे उसका इस्तेमाल किया, और उसकी कॉस्टिंग को भी कम रखा। भाई सुबह के टाइम वो कुछ और बनाती, उस पर कॉस्टिंग ज्यादा आती, कोई सामान बाहर से मंगाती, ब्रेड मंगाती, ये मंगाती, बटर मंगाती, कॉस्टिंग ज्यादा है। रात में बचा आटा, सुबह उसका पराठा बनाया, अचार पैक किया, सब्जी डाली, भैया ले जाओ। बात समझ में आई? तो यहां से क्या हो गया कि इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस आपको समझ में आया होगा। अब इफिशियंसी मींस डूइंग अ टास्क करेक्टली एट अ मिनिमम कॉस्ट। मैंने बोला ना, सी से याद रखिएगा, सी से, सी सी मिनिमम कॉस्ट में। While effectiveness means completing the task correctly, all through efficiency and effectiveness are different, but they are interrelated. It is important for the management to both effective and efficient. ठीक है, मैंने आपको बता दिया। इसका एग्जांपल हो सकता है, अ बिजनेस प्रोड्यूस टारगेटेड 1000 यूनिट्स बट एट अ हायर कॉस्ट, इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट। भाई 1000 यूनिट वो तैयार कर रहे हैं, इफेक्टिव है बट एफिशिएंट नहीं है। Therefore, the business has to be effective and efficient, then it has to produce 1000 यूनिट्स within a cost. एक दिए गए कॉस्टिंग में आपको किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट को तैयार करना है, इसी को इफिशियंसी प्लस इसके साथ जो इफेक्टिवनेस देखने को हमको मिलती है। बात समझ में आई? मम्मी चाहती तो आपसे ब्रेड भी मंगा सकती थी, बटर भी मंगा सकती थी, कोई दूसरा सामान भी मंगा सकती थी, बट उन्होंने क्या किया? लेफ्ट ओवर्स का इस्तेमाल किया, एक मिनिमम कॉस्टिंग के अंदर, एक मिनिमम टाइम के अंदर उसको उन्होंने प्रोड्यूस कर दिया। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मैनेजमेंट देखिए क्या दिया हुआ है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है भाई। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब क्या हो गया भाई? जब भी आप मैनेज करते हैं किसी चीज को, कोई भी चीज आप मैनेज करना सीखते हैं या देखते हैं या किसी को करते होते देखते हैं, तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो किसी ना किसी एक पार्टिकुलर गोल से रिलेटेड होता है। ठीक है, कोई एक गोल होगा। किसी अगर कंपनी में तुम काम कर रहे होगे या तुम्हारे घर में लोग काम कर रहे होंगे, तो उस कंपनी का एक गोल होता है कि उस गोल ओरिएंटेड प्रोसेस में वो काम करेगी। अब जैसे अगर हम बात करें टेस्ला की, बात करें इलॉन मस्क की, बात करें, तो वो किसके बारे में बात करता है? वो इफिशियंसी के बारे में बात करता है कि हम इफेक्टिव रहे अपने रिसोर्सेज को, हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज का कम इस्तेमाल करें। जो मेरे पास जो एक्सटेंसिव नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे सोलर का इस्तेमाल हम करें, हम बैटरीज का इस्तेमाल करें, हमारे पास जो डंप किए हुए रिसोर्सेज है उनका इस्तेमाल ना करें। तो ऑब्वियस सी बात है, किसी भी कंपनी का एक गोल ओरिएंटेड होता है, तो मैनेजमेंट उसमें हेल्प करता है उस गोल तक पहुंचने के लिए। अगला प्रोसेस देखिए, परवेसिव होता है। परवेसिव का मतलब परवेसिव इन नेचर, इट इज यूज इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, एट एवरी लेवल। ये हर ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल होगा। जहां पे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल काम कर रहे होंगे, जहां पे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल काम कर रहे होंगे, जहां पे लोग काम कर रहे होंगे, जहां पे इंडिविजुअल काम कर रहे होंगे, वहां पे इसका इस्तेमाल होना तय है। ये बात मेरी गांठ मान लीजिए। चाहे 4 लोग काम करें, 5 लोग काम करें, 10 लोग काम करें, 15 लोग काम करें, 20 लोग काम करें, 30 लोग, 35, 40, 100, 200, 300, 500, 600, 700, 800, कितने भी लोग काम करें, वहां पे ग्रुप, वहां पे भाई, यहां पे इसकी आवश्यकता पड़ेगी। चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, एनजीओ हो, वहां पे इसका इस्तेमाल होता है। तीसरा पॉइंट, मल्टी डायमेंशनल। इट इज मल्टी डायमेंशनल, इज इन्वॉल्व मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल है, ये हर डायमेंशन में काम करेगा। या तो हमको मैनेज करना होगा लोगों को, या तो हम किसी ग्रुप ऑफ पीपल्स को हम मैनेज कर रहे होंगे, उनके वर्क को मैनेज कर रहे होंगे, रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे होंगे, फंड्स को मैनेज कर रहे होंगे, मार्केटिंग को मैनेज कर रहे होंगे, सेल्स को मैनेज कर रहे होंगे। एक पूरे के पूरी बिजनेस बिजनेस प्रोस्पेक्टिव में जो हमारा बेसिक है, उसको तो भाई मैनेज करना ही होगा ना। पैसा तुम्हारे पास आ रहा है, तुम्हारे फंडिंग हो रही है, तुम यार राजा उड़ाया जा रहा है, आज तुम मजराटी खरीदेंगे, आज बुगाटी खरीदेंगे, पता चला चौथे दिन कंपनी बंद करके भाग जाना पड़ेगा, जितने भी इन्वेस्टर होंगे दौड़ा देंगे, चबूतरा ढूंढने लगेंगे मारने के लिए। ठीक है, तो ये भाई मल्टी डायमेंशनल होता है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है भाई।
एक बार मैनेजमेंट एक बार करने से नहीं हो गया कि एक आपने प्रोस्पेक्टिव तैयार कर दिया, एक प्लान तैयार कर दिया, उसी प्लान पे आप काम कर जा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, आप आज किया कल भी करना है, परसों भी करना है, तरसों भी करना है, क्योंकि आप नेचुरल रिसोर्सेज पे डील कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ह्यूमन बीइंग में डील कर रहे हैं। सबसे बौड़म जात होती है, सबसे बौड़म जात होती है ये। आज काम करेगी, कल मने नहीं करेगा, अरे सर मेरा मन नहीं कर रहा है, सर तबीयत खराब है, आई एम नॉट फीलिंग वेरी वेल सर। हाँ सर, आज गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाना है सर, आज आउटिंग पे जाना है सर, आज घूमने जाना है, आज वैकेशन चाहिए। तो भाई ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, रोज का आपको भैया अपना धक्का झेलना पड़ेगा। ये ग्रुप एक्टिविटी है भाई, एक के भरोसे तो होगा नहीं भाई, सबका उसमें साथ, सबका विकास। डायनामिक फंक्शन, डायनामिक फंक्शन। अब डायनामिक फंक्शन का मतलब क्या होता है कि हर डायमेंशन में ये काम करेगा। इन्वायरमेंट जैसे ही चेंज होगा, इन्वायरमेंट जैसे ही चेंज होगा, इन्वायरमेंट जैसे ही चेंज होगा, कोई भी सिचुएशन होगी, इन्वायरमेंट चेंज होगा, इसका फंक्शन भी चेंज हो जाएगा। जैसे अगर हम कोरोना के पीरियड, अब कोविड के समय की अगर हम बात करें, तो कोविड के समय क्या हो गया, ऑब्वियस सी बात है, अब लोग ऑफिस जाया करते थे, उसके बाद बट कंपनी क्या करने लगी, वर्क फ्रॉम होम दे दिया। वर्क फ्रॉम होम दिए कि भैया ऐसा है, घर से काम करो, बाहर आने की आवश्यकता ही नहीं है। तो भाई जैसा इन्वायरमेंट चेंज होगा उस हिसाब से तो आपको काम करना ही पड़ेगा। इनटेंजिबल फोर्स है, इट इज इनटेंजिबल भाई, इसको आप महसूस कर सकते हैं, इसको छू नहीं सकते हो। मैनेजर है तुम्हारे पास, अब उसको जाकर चुम्मा नहीं ना ले लोगे, यार सर क्या मैनेज करते हो, वाह एकदम मजा आ गया सर, ऐसा तो करोगे नहीं भाई। मैनेजर का काम है तुमसे उसका काम निकलवाना, किसी तरह से तुमको मैनेज करेगा, दारू पिलाएगा, तुम्हारे साथ बैठेगा, तुमको पैसा देगा, तुमको बोनस देगा, तुमको छुट्टी देगा, कभी कभी गरियाएगा भी तुमसे, गाय काम पे आओ। तो भाई वो आप महसूस करते हैं भाई मैनेजर मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहा है, मैनेजर, अरे मेरे मैनेजर तो बहुत बढ़िया है, कुछ बोलता नहीं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इनटेंजिबल फोर्स है, ये दिखती नहीं है। अगला पॉइंट देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ ए मैनेजमेंट। क्या ऑब्जेक्टिव होता है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सर्वाइवल। किसी भी फील्ड में मैनेजमेंट का सबसे पहला काम होता है मैनेज करने का, कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ ए सर्वाइवल, अर्निंग इनफ रेवेन्यू टू कवर द कॉस्ट। कोई भी बिजनेस सबसे पहले जब उठता है तो उसको भाई अपने अपने क्या होता है, सर्वाइवल की चिंता होती है कि मैं इस बिजनेस में सर्वाइव कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद वो प्रॉफिट की तरफ जाता है कि भाई चलो ठीक है, अब हम कॉस्टिंग निकाल ले रहे हैं, अब हम प्रॉफिट को जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद वो बात करता है किसकी, ग्रोथ की बात करता है कि चलो ठीक है अब हम ग्रो करेंगे। एक इसका सबसे बेनिफिशियल एग्जांपल हम तुमको देते हैं कि ऑब्वियस सी बात है कि तुम जैसे चाय सुट्टा बार का एक एग्जांपल ले लो, ठीक है, चाय सुट्टा बार। भाई जेनजीज को पढ़ाना है तो कुछ ना कुछ बेसिक एग्जाम्पल तो रखना पड़ेगा ना। इन्होंने इंदौर में स्टार्ट किया अपना बिजनेस, एक छोटी सी दुकान डाली, एक छोटा सा शॉप डाली इन्होंने, तीन चार दोस्त मिलकर काम कर रहे थे। फिर इन्होंने क्या किया, अब शुरुआत में अगर इनकी स्टोरी देखोगे तो ये क्या कर रहे हैं भाई, इंदौर में एक छोटी सी दुकान चलाना, तो दुकान चलाने के लिए पहले तो उनको तो कॉस्ट निकालनी पड़ेगी ना, अपनी दुकान की कॉस्टिंग निकाल लिया भाई कि चलो ठीक है भाई, अपना जो खर्चा है, जो हमारे यहाँ लेबर मिस्त्री काम कर रहे हैं उनका खर्चा हम निकाल लिए। उसके बाद से ही तो ये प्रॉफिट की तरफ गए होंगे कि चलो ठीक है भाई, अब हमारा खर्च निकल गया, अब हम प्रॉफिट की तरफ आ चुके हैं, अब हम कुछ पैसा यहां से निकाल सकते हैं। उस प्रॉफिट का इस्तेमाल इन्होंने कहाँ किया, ग्रोथ में किया, यानी फ्रेंचाइजी सिस्टम्स में डाले, ताकि इनके अलग अलग ब्रांचेस खुल सके अलग अलग फील्ड में। भाई अलग अलग जगह इन्होंने ब्रांचेस डाली हैं अपनी। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव इज गिविंग अ बेनिफिट टू द सोसाइटी लाइक यूजिंग अ एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिस एंड गिविंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ टू अ डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ अ सोसाइटी। सोशल ऑब्जेक्टिव बहुत सारी चीजें हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब कि एक कंपनी की ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक तो सबसे पहले कि इन्वायरमेंट में एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना। सबसे पहली बात यह है कि लोगों को नौकरी देना, सब कुछ छोड़ दो यार, बेसिक एमिनिटीज तो यही है ना कि लोगों को नौकरी दी जाए। कोई भी बिजनेस का मतलब यही हो गया कि हमारे यहाँ 3 4 10 लोग काम कर रहे हैं, उनको हम एक बेसिक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो भी आप रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं उनका मिड वे भी इस्तेमाल करें। इन द सेंस का मतलब यह है कि वो सोसाइटी तक पहुंचनी भी चाहिए, वो सोसाइटी तक भी पहुंचनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे किसी रूरल एरिया में अडानी ने अपना प्लांट डाला, किसी रूरल एरिया में अडानी ने अपना प्लांट डाला, मान लो सीमेंट का ही डाला हो चाहे कुछ भी कर रहा हो, उस रूरल एरिया में जब वो प्लांट पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे रिस्ट्रक्चरिंग होगी, रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को सही किया जाएगा, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को सही किया जाएगा, रेल को सही किया, सॉरी, ट्रांसपोर्ट को सही किया जाएगा, कम्युनिकेशंस को सही किया जाएगा।
एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। ये सारे फैक्टर्स तो काम कर रहे हैं ना। सोसाइटी के लिए आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? सिर्फ एक बिजनेस खोल के आप सोसाइटी को क्या देंगे भाई? अगला है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हो गया कि बिकॉज अ डाइवर्स पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ पीपल आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन हैव टू बी अ रिकॉन्साइल्ड विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जो तुम्हारे यहां काम कर रहे हैं उनका ऑब्जेक्टिव तुम्हारी कंपनी के ऑब्जेक्टिव के साथ को रिलेट करना चाहिए। ये नहीं कि तुम्हारी अगर वो कंपनी में घुसा तो कंपनी बेचने के ही सिस्टम में आ गया कि नहीं राजा आज तुम घुसे हैं कंपनी में, इसको 3 साल में बेच खाएंगे। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हारी कंपनी में जो भी रिक्रूटमेंट हो रहे हैं उन रिक्रूटमेंट का बेस यही होना चाहिए कि भाई चलो ठीक है मेरे यहाँ कोई काम कर रहा है, उस काम को हम कैसे करेंगे भाई? उस काम को हम ऐसे ही कर सकते हैं कि भाई जो भी हमारे यहाँ काम कर रहा होगा उसका जो ऑब्जेक्टिव है, उसका जो मेन बेस है, वो मेरे हिसाब से काम करेगा, यानी मेरी कंपनी के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से काम करेगा। जो मेरी कंपनी कह रही होगी, मेरी कंपनी का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होगा उसी ऑब्जेक्टिव के हिसाब से काम करेगा। ठीक, बात समझ में आई? अब इसको समझने की कोशिश करना। अब जैसे क्या है कि हम एक कंस्ट्रक्शन साइट चला रहे होंगे, एक हमारी कंस्ट्रक्शन की कंपनी होगी। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम L&T का। ठीक है, L&T एक कंपनी है जो बेसिक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। अब क्या है कि यहाँ पे एक प्रोजेक्ट मैनेजर घुसा, एक प्रोजेक्ट मैनेजर आया इसमें कि चलो ठीक है भाई हम एक प्रोजेक्ट को मैनेज करने जा रहे हैं। एक प्रोजेक्ट मैनेजर किसी एक पर्टिकुलर ब्रिज को तैयार करने के लिए, मतलब कि ए साइड से लेकर बी साइड तक हमको एक ब्रिज तैयार करना था, इस ब्रिज के लिए वो आया। ठीक है, चलो ठीक है हम ब्रिज तैयार करेंगे। ओवरऑल कॉस्टिंग इसमें 100 करोड़ की रुपए लगाई गई कि भाई चलो ठीक है इसकी ओवरऑल कॉस्टिंग इसको बनाने की 100 करोड़ रुपए आ गई। अब प्रोजेक्ट मैनेजर अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव लेके घुसे कि भैया आज तो 100 करोड़ में से कम 20 करोड़ तो निपटा दूंगा। अब इससे क्या होगा? अगर यहां पे ये 20 करोड़ खा गया होता, अगर ये खा जाए 20 करोड़, तो ब्रिज की जो क्वालिटी है वो खराब होगी। मान लो ब्रिज गिर गया, टूट गया, बिखर गया, इससे कंपनी का नेम खराब होगा। फ्यूचर में आने वाले प्रोजेक्ट्स भी इसके डिसेबल हो जाएंगे। प्रोजेक्ट्स आने वाले जो फ्यूचर में मिलेंगे वो प्रोजेक्ट्स में दिक्कत होगी। अब ये मैनेजर सीधा साधा आदमी था, इसको काम से काम मतलब था, जितना पैसा मिला उसने पूरे का पूरा ब्रिज में लगा दिया। उससे क्या क्वालिटी इंप्रूव हुई, कंपनी का नेम अच्छा हुआ। अब इसी पार्टिकुलर प्रोजेक्ट को दिखा के डिफरेंट डिफरेंट जगह वो अपने प्रोजेक्ट को ले सकते हैं। अब इस पे दोनों का ही फायदा हुआ। कंपनी के अंदर जो प्रोजेक्ट मैनेजर बना उसका नेम भी बढ़ा कि भाई ये प्रोजेक्ट मैनेजर बहुत तगड़ा है, काम बहुत तगड़ा करता है, इसको प्रमोशन चाहिए। कंपनी का नेम भी अच्छा होगा। तो कहने का मतलब यह है कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव को आपको अलग रखना है। ये नहीं कि आज कंपनी में घुसे हैं तो कंपनी को बेच खाने वाला काम सिस्टम नहीं भाई, हम अपने लिए भी काम कर रहे हैं प्लस अपने कंपनी के लिए भी काम कर रहे हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होगा? अचीविंग ग्रुप गोल्स। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी मैनेजमेंट में घुसता है, अगर मैनेज करने का सिस्टम कोई भी मैनेजर करता होगा तो उसका मेन सिस्टम होगा कि हम जितने भी मेरे साथ लोग काम कर रहे हो वो ग्रुप गोल को अचीव करें। अब कैसे ग्रुप गोल को अचीव किया जा सकता है इसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, जैसे कंपनी से ऑर्डर आया कि भाई चलो ठीक है हमको 1000 यूनिट्स एक दिन में बढ़ानी है। भाई किसी कंपनी ने कहा कि हमको 1000 यूनिट, चलो 1000 हम नहीं मानते, हम 100 यूनिट ही मानते हैं। हम कहते हैं कि 100, कंपनी ने कहा कि 100 यूनिट आपको अपनी इंक्रीज करनी है पर डे के हिसाब से। ठीक है, ये बात कह दिया गया प्रोजेक्ट मैनेजर को कि भाई चलो ठीक है तुम अपने प्रोजेक्ट में 100 यूनिट को पर डे इंक्रीज करोगे। अब यहां पे प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करेगा? दो तरीके से तुमको मोटिवेट करेगा। एक तो तुमको एक नेगेटिव दे दिएगा कि भाई चलो ठीक है तुम लोग अगर काम नहीं करोगे तो तुमको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इससे तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, अरे यार चलो डर के मारे तुम काम करने लगे। बट ये जो तरीका है काम कराने का, ये तरीका तो अच्छा है नहीं। वो लेगा पॉजिटिव अप्रोच, वो लेगा पॉजिटिव अप्रोच। उसने कहा कि भाई अगर उसके पास 100 लेबर थे, उसके पास 100 लेबर थे, उसने कहा कि एक लेबर भी अगर हर एक लेबर एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाएगा तो हम उसको बोनस देंगे। हम उसको क्या देंगे? बोनस देंगे। हम उसको इंसेंटिव देंगे, बोनस देंगे। ऐसे ही सेल्स पर्सन से भी काम लिया जाता होगा। तुम फील्ड में कभी अगर तुम्हारे किसी पिताजी होंगे तो अगर पता होगा कि सेल्स में ऐसे काम होता है, आपको एक टारगेट दिया जाता है, वो टारगेट अगर आप पूरा करते हैं तो आपको इंसेंटिव मिलता है। क्यों मिलता है भाई? आपको पुश किया जा रहा है मेहनत करने के लिए कि ताकि आप कंपनी की सेल को इंक्रीज करें और उससे कंपनी को जो फायदा होगा कुछ फायदा आपको भी मिलेगा। तो यहां भी वही बात हो गई कि अगर हर लेबर भी एक यूनिट प्रोड्यूस करता है अधिक तो उसको बोनस मिलेगा। इफिशियंसी इंक्रीज होगी, मैंने आपको बता दिया। ऑब्वियस सी बात है वो पुश करेगा प्रोजेक्ट मैनेजर, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी इफिशियंसी को इंक्रीज किया जाएगा। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बनेगा। सिचुएशन कैसी भी आ जाए, सिचुएशन कैसी भी आ जाए, अगर यूनिट हमको बढ़ानी होगी
तो हम अपनी यूनिट को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि हम अपने लोगों को पुश कर सकते हैं काम और इंक्रीज करा सकते हैं, उनको बोनस देके, उनको इंसेंटिव देके या किसी और तरीके से। पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी पूरे होंगे। छोटे लेवल पे आपको पैसा मिलेगा, बड़े लेवल पे आपको नाम मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, छोटे लेवल पे पैसा मिलेगा भाई, लेबर हैं, सुपरवाइजर हैं, जो भी वहां पे काम कर रहे होंगे छोटे लेवल पे, तो उनको इंसेंटिव मिलेगा। बट अगर वो प्रोजेक्ट मैनेजर हो, हेड हो, तो उसका नाम होगा कि अरे यार इसने इतना बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया, तो उसका नाम होगा, तो उसके लिए सोशल ऑब्लिगेशन हो जाएगी। वो पिरामिड लेवल पे, उस लेवल पे है जहां पे उसको पैसे की कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसकी तनख्वाह 2-2.5 लाख रुपए आ रही है, तो उसको पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। अब वो वैल्यू करेगा किसकी? वो वैल्यू करेगा हायरार्की की। मतलब कि अगर 10 लोगों के बीच में वो बैठा है, तो उसका नाम हो गया, अरे यार सामने वाले ने इतना बढ़िया प्रोजेक्ट तैयार करके दिया है कि क्या बताया, चुम्मा। इससे क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का डेवलपमेंट भी अच्छा होता है भाई। ऑब्वियस सी बात है, अच्छे अच्छे काम होंगे, अच्छे प्रोडक्ट्स आपके पास होंगे, तो सोसाइटी वेल बिहेव्ड होगी, वेल डेवलप्ड भी होती है। वेल बिहेव तो नहीं कह सकते हैं, मतलब डेवलप होगी। इंडिया के लिए वेल बिहेव कर पाना तो बड़ा मुश्किल ही है। खैर, अगला पॉइंट दिया है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। ठीक है, आर्ट refers to the skillful personal application of existing knowledge to achieve a desired result. It can be acquired through a study, observation, experience. The features are as follow. ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज इन एवरी आर्ट, सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल शुड बी अवेलेबल कंपल्सरली और एक्वायर अ थ्योरेटिकल नॉलेज। किसी भी आर्ट को सीखना होगा, अगर मैनेजमेंट और आर्ट के बीच में अगर हम तुलना करते हैं, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, तो जहां आर्ट की बात होगी, आर्ट में एक बेसिक नॉलेज तो आपको लेनी ही पड़ेगी। बेसिक नॉलेज तो आपको लेनी ही पड़ेगी भाई। अगर तुम कोई किताब लिखना चाहते हो, तुम कोई पोएट्री करना चाहते हो, तुम कोई डिजाइन बनाना चाहते हो, कोई आर्ट बनाना चाहते हो, ठीक है, तुम कोई पोर्ट्रेट डिसाइड करते हो बनाने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे तुमको एक बेसिक नॉलेज, तुम्हारा पेन का स्ट्रोक कैसा होना चाहिए, कौन सी लाइन कितनी गाढ़ी होनी चाहिए, कौन सी लाइन कितनी पतली होनी चाहिए, तो ये सब चीजें तुम नॉलेज के थ्रू ही तो गेन करोगे ना। बेसिक नॉलेज तो तुमको आनी ही चाहिए। बट मैनेजमेंट में ऐसा नहीं। हमारी माँ मैनेज करती है क्या? उसको उस पेट से सीख के आई है? नहीं भाई, उसको कोई पढ़ाया है? नहीं। पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस की बात करें, तो आर्ट में आपको पर्सनलाइज एक्सपीरियंस मिल जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, आर्ट में अगर ए आर रहमान की अगर हम बात करें, ए आर रहमान की बात करें, भाई गाना अच्छा गाते हैं। अरिजीत सिंह की बात करें हम, अरिजीत सिंह की बात करें, ये सब आर्ट में क्या है? नामी चामी आदमी है। ठीक है, दूसरी तरफ पर्सनलाइज एक्सपीरियंस क्या हो जाएगा? पर्सनलाइज एक्सपीरियंस, अब ये आप मैनेजमेंट में कैसे कर सकते हो? आप मैनेजमेंट में ऐसे कर सकते हैं कि आप अपनी तरफ से कुछ ना कुछ अपना ट्वीक करेंगे। भाई हर मैनेजर का काम करने का तरीका अलग होता है। जैसे आपकी फैमिली में आपकी माँ जिस हिसाब से डील करेंगी, आपकी बहन या आपके भाई उस हिसाब से डील नहीं करेंगे, आपके फादर उस हिसाब से डील नहीं करेंगे। मैनेजमेंट की बात है, हर इंसान का एक पर्सनल एप्लीकेशन होता है अपने काम को लेकर, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जितना आप इस्तेमाल करेंगे उतना ही इसका उपयोग अच्छा होगा। जितना आप, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, आर्ट में तुम्हारा फ्लो अच्छा होना चाहिए, तुम्हारा काम अच्छा होना चाहिए। मैनेजमेंट में तुम ह्यूमन बीइंग से डील कर रहे हो, तो तुम्हारा काम अच्छा होना चाहिए, तुम्हारा फ्लो अच्छा होना चाहिए। साइंस की अगर हम बात करें, साइंस की अगर हम बात करें, तो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, इसमें भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, और मैनेजमेंट में भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। साइंस में भाई प्रैक्टिस होती है किसकी? साइंस में प्रिंसिपल बेस्ड होता है। कोई भी, अगर थर्ड लॉ ऑफ मोशन ने कहा कि एवरी मोशन इज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, हर एक्शन और रिएक्शन होता है, जो भी न्यूटन का तीसरा लॉ था, तो हर, ऑब्वियस बात है, एवरी एक्शन इज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, ये प्रिंसिपल बेस्ड है। बट मैनेजमेंट में प्रिंसिपल बेस्ड कह पाना कि हाँ एक प्रॉपर डिसाइडेड है कि हाँ ये प्रिंसिपल में है, बट आप डील किससे कर रहे हैं? आप ह्यूमन बीइंग से डील कर रहे हैं। मेरी बात को समझना, यूएसए में जिस हिसाब से मैनेजमेंट काम करता होगा, क्या वो इंडिया में काम करेगा? यहां पे भैया 70 घंटे बहुत माने जाते हैं। 70 घंटे, एक हफ्ते में 70 घंटे काम करना मतलब बहुत बहुत बड़ा मान होता है। इलॉन मस्क का देखोगे, वो कहता है कि भाई 70 घंटे काम करता था। 70 घंटे मतलब समझते हो कितना हो गया? दिन का 10 घंटा, 7 दिन का जोड़ोगे तो 70 घंटे हो गए। बहुत बड़ी बात हो गई, 70 घंटे काम किया यूएस में। अरे 70 70 घंटे काम कर रहे हैं ये। इंडिया में एक एवरेज आदमी 15 15 घंटे काम करके घर आता है। 15 घंटे के हिसाब से जोड़िएगा तो 150 घंटे उधर हो गए, उसका दुगना हो गया। वो 100 करीबन करीबन वो 150 165 घंटे काम कर रहा है। तो
यूएस में जिस हिसाब से आप मैनेज करेंगे, इंडिया में आप उस हिसाब से मैनेज नहीं कर सकते। यूनिवर्सल वैलिडिटी, ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर फिजिक्स का लॉ जो यूएस में काम कर रहा है, जो यूरोप में काम कर रहा है, जो लंदन में काम कर रहा है, क्या वो इंडिया में काम करेगा? ऑब्वियस सी बात है काम करेगा। सेम फिजिक्स का लॉ वहां भी काम, यहां भी वही। बट ये काम नहीं करेगा कहां पे? मैनेजमेंट में ये काम नहीं करेगा। मैनेजमेंट में ये काम बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि भाई आप डील कर रहे हैं ह्यूमन से। प्रोफेशन की बात करें, प्रोफेशन का मतलब डॉक्टर हो गया, सीए हो गए, आपके वो हो गए, एडवोकेट्स वगैरह हो गए, ठीक है। तो ये प्रोफेशन की बात हो रही है कि ये लोग प्रोफेशनल हैं जो एक प्रोफेशनल डिग्री लेके आते हैं। वेल डिफाइंड ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज, ऑब्वियस सी बात है, डॉक्टर सीए नहीं बन सकता, सीए एडवोकेट नहीं बन सकता, बन सकता है, पर कहने का मतलब ये है कि सीए डॉक्टर नहीं बन सकता, डॉक्टर सीए नहीं बन सकता। अब कोई भाई जो अकाउंट तैयार कर रहा है, पता चला कि कोई साहब कोई क्लाइंट है, साहब पेट में हमारे अपेंडिक्स हो गया है, अरे लेटिए, ये तो हमारा पार्ट टाइम काम भी है, ये लेटिए ऑपरेशन कर देते हैं। होगा क्या ऐसा? नहीं होगा ना। तो ऑब्वियस सी बात है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, मैंने बता दिया, डॉक्टर सीए नहीं बनेगा, सीए डॉक्टर नहीं बनेगा। बट मैनेजमेंट में ऐसा कोई भी नहीं, कोई भी कुछ भी मैनेज कर सकता है। प्रोफेशनल एसोसिएशन, ऑब्वियस सी बात है, इनका एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है, उस यूनियन के हिसाब से ये काम करते हैं। मैनेजमेंट में भी होता है, मैनेजर्स वगैरह अपना एक एथिकल कोड वगैरह तैयार करके रखते हैं, बट वो उतना हमको देखने को नहीं मिलता है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, भाई डॉक्टर ये कहते हैं कि चाहे हम पैसा मिले ना मिले, चाहे हमको वो हो चाहे ना हो, देखो वो ओथ लेते हैं, डॉक्टर देखोगे ओथ लेते हैं। जब वो लास्ट पास करते हैं एमबीबीएस या एमडी, तो वो ओथ लेते हैं कि हम गरीबों की सेवा करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, भले वो करें ना करें, बट वो ओथ लेते हैं, उनके पास एथिकल कंडक्ट है, ठीक है। सर्विस मोटिव, भाई इनका मेन मोटिव क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करना। आपसे वो पैसा किसे डॉक्टर चार्ज कर रहा है? आपकी सर्विस, आप उसके पास जाते हैं, आप उससे दवाई लिखवाते हैं, उसका वो पैसा लेता है आपसे। अब आता है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, और उसके बाद से मिड, जो उसके बाद बाद वाले हैं लोअर लेवल वाले। टॉप एंड मिडिल एंड ऑपरेशनल। टॉप में देखिए कौन कौन से होगा, कंसिस्ट ऑफ ए चेयरपर्सन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और इक्विवेलेंट टू देयर टीम। Chief task to be integrated and coordination of various activities, business training policies, formulating organizational goals and strategy. जो ऊपर बैठे हुए हैं उनका मेन काम होता है स्ट्रैटेजी डिसाइड करना, वो आपको गोल बता देंगे, आपके ऑब्जेक्टिव्स को बता देंगे, उसके हिसाब से आपको काम दे देंगे, ठीक। अगला पॉइंट देखिए, मिडिल लेवल में कंसिस्ट ऑफ डिविजनल हेड्स, प्लांट सुपरवाइजर्स, ऑपरेशनल मैनेजर एक्सेट्रा। इनका मेन टास्क होता है जो पॉलिसीज ऊपर से मिलती है टॉप मैनेजमेंट के द्वारा, इनकी अवेलेबिलिटी और रिसोर्सेज को एक जगह इकट्ठा करना, और उस पॉलिसीज को और जो एक्टिविटीज हैं उनकी अवेलेबिलिटी किसके लिए कराना? जो लोअर लेवल के पास है भाई। बात समझ में आई? टॉप लेवल ने कह दिया कि भाई मैं एक यूनिट तैयार कर रहा हूं, उसने कहा कि भाई ये चलो ठीक है, इस पेन का मास प्रोडक्शन करना है। टॉप लेवल ने कह दिया ये पेन बहुत अच्छा है, इसकी रिसर्च क्वालिटी हो चुकी है, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, अब इसकी मास प्रोडक्शन करनी है। मास प्रोडक्शन में कौन आएगा? यहाँ पे आ जाएंगे आपके प्लांट सुपरवाइजर, ऑपरेशनल मैनेजर, यहाँ पे आपके डिविजनल हेड्स। ये सब क्या करेंगे? अब इस पेन को बनाने के लिए जो भी रिसोर्सेज हैं इनका वो क्या करेंगे? उनको इकट्ठा करेंगे ताकि वो ऑपरेशनल लेवल तक पहुंचा सके, ठीक। सुपरवाइजर लेवल का काम क्या होता है? कंस्ट्रक्ट फोरमैन एंड सुपरवाइजर, मेन टास्क टू इंश्योर एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज एज पर डायरेक्टर, बीइंग वर्कर ग्रीवेंसेस बिफोर द ऑर्गन मैनेजमेंट एंड मेंटेन डिसिप्लिन अमंग्स द वर्कर। इनका काम होता है भाई सिंपल सा काम, अपना जो ऊपर से हमको ऑर्डर मिला उस ऑर्डर को कंप्लीट करना, उसके बाद से नीचे से अगर कोई समस्या होती है तो उस समस्या को ऊपर तक लेके जाना। एक तरह से मिडिलमैन का ये काम करते हैं हम, बीच में रहेंगे, ऊपर की बात नीचे, नीचे की बात ऊपर तक लेके जाएंगे। अब मेन पॉइंट आता है फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग का मतलब डिसाइड इन एडवांस व्हाट टू डू इन द फ्यूचर एंड हाउ टू डू इट। प्लानिंग का मतलब कि आज बैठे और कल के बारे में हमको क्या करना है वो हम डिसाइड करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग, असाइनिंग ड्यूटीज, ड्यूटीज को असाइन करना। अब उस जो प्लान मैंने किया कि भाई भविष्य में हमको क्या करना है, उसके लिए जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी लोग हमको लगेंगे, उनकी ड्यूटीज को असाइन करना। टास्क को ग्रुप करना, अथॉरिटी को स्टैब्लिश करना, एलोकेटिंग रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट बाय द स्पेसिफिक प्लान। जो भी प्लान है उसके हिसाब से जो भी चीजें हमको मोल्ड करनी होंगी, जो भी रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी, जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी, उनको हम लेके आएंगे। स्टाफिंग इज फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। स्टाफिंग का मतलब कि राइट जॉब, जो आपके पास नौकरी है उस नौकरी के लिए एक अच्छा आदमी ढूंढ के ले आना। डायरेक्टिंग इज लीडिंग, लीडिंग, डायरेक्टिंग का मतलब लीड करना, इन्फ्लुएंस करना, मोटिवेट करना, किसको? एम्प्लॉय को, टू परफॉर्म द टास्क असाइन टू देम।
उनको इन्फ्लुएंस करना, डायरेक्ट उनको बताना कि भाई तुमको इस फील्ड में काम करना है, ऐसे काम करना है, ऐसे करो ऐसे करो, ठीक है। कंट्रोलिंग, अब तुम क्या करोगे, मॉनिटरिंग करोगे ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। लास्ट में जब कंट्रोल करने का मतलब हो गया कि आप सिचुएशन को पूरी तरीके से कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। अब आ गया कोऑर्डिनेशन, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये देखो इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन बन भी जाता है। कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स विच सिंक्रोनाइज ऑल द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट एंड एक्टिविटीज इन अ डिफरेंट डिपार्टमेंट। इट इंटीग्रेट्स द ग्रुप एफर्ट। कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है तुम्हारे लोगों के बीच में। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन दोनों ही बेसिक डिफरेंस है, इसको बात को समझना, क्वेश्चन बन जाता है। देखो बेसिक डिफरेंस होता है कोऑर्डिनेशन में, कोऑर्डिनेशन में और कोऑपरेशन में। क्वेश्चन बनेगा, बन भी सकता है। कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेट करने की बात कर रहा है। एक टास्क कंप्लीट हुआ, यानी टास्क 1 कंप्लीट हुआ तो टास्क 2 तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये ग्रुप एक्टिविटी वाला सिचुएशन है। कोऑपरेशन जो होता है ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है मेरे भाई, म्यूचुअल होगा। कहने का मतलब ये हो गया कि कोई 2 सुपरवाइजर काम कर रहे थे, एक सुपरवाइजर की तबीयत खराब हो गई, उसका पेट दर्द करने लगा, तो पहले वाले से बोलेगा भाई थोड़ा देख लेते हैं मेरे लेबरों को, भाई मैं आ नहीं पाऊंगा आज, तबीयत नहीं ठीक है। ये कोऑपरेशन हो गया। यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अगर एक टास्क हो रहा है, वो जैसे ही कंप्लीट हुआ वैसे ही दूसरा टास्क होना चाहिए, फिर तीसरा टास्क होना चाहिए, फिर चौथा टास्क होना चाहिए, फिर पांचवा टास्क होना चाहिए। वो रुकना नहीं है, वो हिंडर नहीं करेगा, वो बीच में कहीं हिंडर नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? इट इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, ऑब्वियस सी बात है। अब जैसे तुम घर में सुबह उठते हो तो सुबह हर एक चीज तुमको टाइम से मिलती है, तुमको ब्रेकफास्ट टाइम से मिलता है, बैग, तुम्हारे पास बैग जो आता है वो टाइम से तुमको बैग में मिलेगा, सारा सामान मिलेगा, मम्मी तुमको बस तक पहुंचा देंगी, तुम बस में बैठोगे, तुम घर निकल जाओगे। ये देखो कोऑर्डिनेशन है। जैसे लड़कों में कोऑर्डिनेशन होता है, कल शाम को 5 बजे मेरे घर चले आना, यहाँ चलना है, दोस्त को फोन हुआ ना हुआ, 5 बजे तुम्हारे घर के सामने दरवाजे पे खड़ा है। कोऑर्डिनेशन, उसको पता है। लड़की बगल से गुजरी, नजर घूमेगी, दूसरे की भी घूम जाएगी। कोऑर्डिनेशन है दोनों के बीच में, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है। टास्क जो होगा, एक के बाद एक जो टास्क हो रहा है वो टास्क एक दूसरे के साथ कंप्लीट होना चाहिए। अगला क्या है, इट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, परवेसिव फंक्शन है, डेलिबरेट फंक्शन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑल मैनेजर। ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी ही आपके लिए रामबाण रहेगी सीयूईटी में। इसके अलावा कोई और चीज पे हाथ मत लगाइएगा, हाथ लगाएंगे हाथ कट जाएगा। जितना हो सके एनसीईआरटी पढ़िए, हर एक पॉइंट पढ़िए, हर एक टॉपिक पढ़िए। बेसिक कंसिडरेशन तो मैंने आपको बता दिया, बट ये टॉपिक कंप्लीट होना बहुत ही जरूरी है। बात समझ में आई? बात समझ में आई तो बोलो अच्छा आदमी। मिलते हैं कल इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए नमस्कार। बाकी सब सही, दूध दही।